टीचिंग आपके लिए लेके आई हूँ कुछ PYQs, ऐसे क्वेश्चन जो पिछले साल वो 2016 में आए हुए हैं और जो ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हम उनको समझेंगे इसमें और कुछ कंफ्यूजन दूर होंगी अपनी और आपको भी पकड़ अच्छी बनेगी। ऐसा कंटेंट रहेगा इधर, ठीक है। चलिए, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हो। समझ में नहीं आ रहा है या फिर आपको अच्छा लग रहा है तो फिर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारा बेहतरीन कंटेंट आने वाला मिलता रहे। अब सबसे पहला अपडेट आपको पहुंचे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूलें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो। हमारे इधर के क्वेश्चन हो गए थे, आगे चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए, इधर मैं आंसर इसलिए लाती हूँ क्योंकि आंसर लाने की वजह ये रहेगी कि आपको क्या लगता है, बस मुझे इससे मतलब है। और इसमें मैंने आंसर जानबूझ के इसलिए रखा हुआ है कि आपको समझ में आए यही क्यों है। मेरा समझाने का मतलब ये रहेगा कि ये जो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बी है, तो बी ही क्यों रखा गया है, क्या कारण है बी का। हम इधर क्या सीखेंगे, हमारा सीखने का उद्देश्य ये है इधर कि किस प्रकार से आपको ऑप्शन टिक करना है पेपर में। अब क्वेश्चन तो आपका ऐसे ही आएगा, वहाँ पे आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन आप कैसे समझोगे कि हमारा आंसर बी होगा, जो सही है वही होगा। क्यों, कैसे समझोगे, आपको पता तो होना चाहिए। कुछ ऐसी समझ विकसित करनी है आपके अंदर जो CTET को पार करा दे, और CTET को ही नहीं, ये सुपर टेट KVS आगे तक का काम करेगी। इसलिए आपको सेंटर चीज कैसे चुननी है, कैसे सिलेक्ट करनी है, वो सब समझना पड़ेगा इधर। तो आपको बेहतरीन फैक्चुअल के साथ, फैक्चुअल फैसिलिटी के साथ फैकल्टी और कुछ अच्छा सा कंटेंट हमारा इधर रहेगा, तो आप समझ सकते हो। अगर आपको अच्छा लगे सेशन तो आगे शेयर जरूर करना। चलिए, 24 क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भी, हमारे पास इतना टाइम है कि अगर हमारे अंदर समझ विकसित हो जाती है कि हाँ, मतलब CDP में क्वेश्चन कैसे टिक करना है, कौन सा क्वेश्चन लिए सही रहेगा, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप 8 दिन के अंदर ये समझ विकसित कर लीजिए कि हमारा क्वेश्चन का फैक्चुअल आंसर कौन सा रहेगा इधर, ठीक है। और वो कैसे समझोगे वो मैं समझाए दे दी हूँ, वो मेरा काम है कि आपको कैसे समझाना है, ठीक है। चलो, 24 क्वेश्चन देखिए। किसी बच्चे को दिया गया विशिष्ट उत्तर, किसी बच्चे ने कोई आंसर दिया है बहुत स्पेशल। कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो ये कौन सा है, मतलब आंसर पहला है, बी दूसरा है, तीसरा है या फोर्थ चौथा है। तो अब इसमें आपको दिख रहा है बी, लेकिन वहां तो नहीं दिखेगा, तो वहां नहीं दिखेगा, इसीलिए तो आपको समझना पड़ेगा कि कैसे बी हुआ, बी कैसे हुआ इसका राइट आंसर। अब ये इसका कारण क्या रहा कि ये बी सही है, तो उसको समझने के लिए देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले चारों ऑप्शनों को ध्यान से पढ़िए, जो आपका ध्यान है उस सब कुछ ध्यान पे टिका हुआ है। देखो, बड़े से बड़े ऋषि संत महात्मा ध्यान करते हैं तभी सफल हो पाते हैं वो अपने अध्यात्म में। तो लौकिक कार्यों में भी ध्यान की आवश्यकता पड़ती है और अलौकिक कार्यों में भी ध्यान की आवश्यकता पड़ती है। तो आपका ये लौकिक कार्य है, इसमें ध्यान की आवश्यकता पड़ रही है, आप ध्यान से पढ़िए। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। अब ये बताइए कि ऐसा ऑप्शन बी में क्या है जो ऑप्शन तीनों में नहीं है, समझिए इस बात को। तो पहला ऑप्शन कह रहा है दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन, या फिर अच्छी लड़की या अच्छा लड़का अनुकूलन, या कानून और व्यवस्था अनुकूलन। डी, ऑप्शन डी, कानून और व्यवस्था अनुकूलन।
अब समझो बात को। ये तो कह रहा है क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन को देखो, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहल वर्ग के नैतिक तर्क। हाँ, जो कोहल वर्ग ने नैतिक तर्क दिया है वो तो हमको पता है। नैतिक तर्क क्या होता है? उसने बोला था कि कोई दुविधा पड़ जाए, उस दुविधा में, किसी डिलेमा में आपको दो ऑप्शन, दो रास्ते दिए गए, उसमें से आपको एक चुनना है, तो आप क्या दोगे? तो वही तो है नैतिक तर्क। आप तर्क लगाओगे तब कुछ आंसर दोगे, तो तर्क लगाने के बाद जो आपका चुनने का ऑप्शन था वही तो है नैतिक तर्क। अब आगे बढ़ते हैं। सोपानों, ये था कोहलवर्ग का सिद्धांत। तो उसकी सोपानों की नैतिक तर्क का सिद्धांत, सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? ये सेंटेंस जो आपको अभी आगे दिया गया है, ये सेंटेंस किस सोपानों के अंतर्गत आएगा? तो बताइए। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। ये आपके मन में एक विचार आया, ठीक है, कि यदि हम ईमानदार हैं और हमारे माता पिता हम पर गर्व करेंगे, क्या इसीलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए? ये क्वेश्चन समाज से जुड़ा हुआ है, उसमें आपको संकुचन करना पड़ेगा। संकुचन करके आप अनुकूलन करोगे, ठीक है। अब दंड तो कोई दे नहीं रहा इधर, चाहे करो चाहे नहीं करो। आज्ञा कोई दे नहीं रहा इधर, चाहे आप आगे का पालन करो चाहे मत करो। इधर कोई कुछ नहीं कह रहा, बस आपके मन में विचार आया है कि यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। एक बात है नॉर्मल सी, ना कि यहाँ कोई दंड दे रहा है ना कोई आज्ञा का पालन करने को कह रहा है, तो ताकि आपको अनुकूलन करना पड़े। अनुकूलन यानी ढलना किसी चीज में। जैसे आपके मन में कोई विचार आया, आप उसके अनुसार ढल जाओ तो अनुकूलन हो जाएगा। तो अनुकूलन यहाँ पे अब दंड आज्ञा की बात ही नहीं हो रही है। ऑप्शन सी क्यों नहीं रहा अपना? तो अच्छा लड़का अच्छा लड़की, इसमें कोई सेंटेंस में कुछ नहीं कहा गया है। ना तो कोई बच्चा काम करके दे रहा जिससे बोला जाए गुड गर्ल गुड बॉय, तो ऐसा नहीं है। ऑप्शन डी कानून और व्यवस्था अनुकूलन, इधर कानून का भी कोई रोल नहीं दिखाया गया है इस सेंटेंस में। इस सेंटेंस में मात्र एक विचार है जो प्रकट होता है आपके अंदर या किसी और के अंदर। बस वो विचार ये कह रहा है क्या आपको इसीलिए ईमानदार रहना चाहिए। तो एक समाज की बात है, संकुचन हो रहा है लेकिन अनुकूलन आप कर रहे हो संकुचन के अनुसार, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सामाजिक संकुचन अनुकूलन इज द राइट आंसर। आई बात समझ में? आपको क्वेश्चन का आंसर सिलेक्ट करने में हेल्प मिली हो तो आप शेयर लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर 25, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक है बताइए। जीन पियाजे जो अपने साइकोलॉजिस्ट थे, हमने सबसे पहले उन्हीं को पढ़ा था, तो आपको अच्छे से याद होगा। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। ऑप्शन ए कह रहा है शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। ऑप्शन बी कह रहा है वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन। ऑप्शन सी कह रहा है ईश्वरीय न्याय पर विश्वास। ऑप्शन डी कह रहा है शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्वलन। आपने ऑप्शन ध्यान से पढ़े, आगे चले। आपको पहली प्रक्रिया क्या करनी है पेपर में, एग्जाम में पहली प्रक्रिया ये रहेगी कि आप पहले क्वेश्चन पढ़ोगे। दूसरी प्रक्रिया आपको ऑप्शन ध्यान से पढ़ने हैं। मेरी बात आपको उधर भी याद रहनी चाहिए। जब आप एग्जाम में बैठे हो, है ना, तो क्वेश्चन आपके सामने है, प्रॉब्लम आपके सामने है और आपसे बोला गया है कि प्रॉब्लम सॉल्वर भी आप ही हो, तो जायज सी बात है आपको ही प्रॉब्लम सॉल्व करनी, कोई और नहीं आएगा प्रॉब्लम सॉल्व करने, क्योंकि आपको समाधान करता इन्हीं ने तो बोला है, जीन पियाजे ने, ठीक है। अब क्या है, जीन पियाजे की एक और खासियत बात थ्योरी की ये है कि इनकी जो खास बात है, इन्होंने जो अपनी थ्योरी में रखा है वो शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। एक तो ये एक्टिविटी की ओर ज़्यादा जाते हैं, जैसे ही एक्टिविटी आए तो आपको इन्हीं की तरफ जाना है। बाकी क्वेश्चन अगर देखते आगे देखिए, अगर उनमें कुछ अच्छा मिलता है तो देखते, नहीं तो
ये क्वेश्चन ये ऑप्शन अपने आप में बेस्ट है, आगे जाने की मुझे ऐसा लगता है ज़रूरत नहीं है। वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ये अवलोकन और समालोकन ये कुछ नहीं होता इधर जीन पियाजे की थ्योरी में। ठीक है, आगे चलते हैं। ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, ऐसा तो है नहीं इसमें थ्योरी में। ऑप्शन डी शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्वलन, तो ये भी नहीं है। जैसे ही जीन पियाजे की बात आए और खोजबीन, सक्रिय, तो ये एक्टिव, सर्च वेव, ये सब सही है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन ए पर जाना है राइट आंसर। ये मैंने आपको एक वीडियो में बताया था पॉजिटिव वर्ड कौन कौन से अपने सीडीपी में और नेगेटिव वर्ड कौन कौन से हैं। एक बार उस वीडियो को देख लीजिए, क्या होगा कि आपके माइंड में फिट हो जाएगा कि कौन से वर्ड की तरफ हमें जाना है और कौन से वर्ड की तरफ हमें नेगेटिव जाना है। तो ये एक बार रियलाइज हो जाए आपको, तो आपके अंदर वो समझ विकसित हो जाएगी कि आप इस एग्जाम को लोगे 30 to 30 में। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए विद्यार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन आवश्यक है। जीन पियाजे ऐसा ही कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। समझ में आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे चलिए, 26 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीम निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। पहले तो बोल रहा है जीन, पहले मैंने बोला पहली प्रोसेस आपकी ये रहेगी, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे। दूसरी प्रोसेस आपकी ये रहेगी, आप ऑप्शन को ध्यान से पढ़ोगे। तीसरी प्रोसेस आपकी ये रहेगी कि आपको थोड़ा कंसेप्ट याद होना चाहिए। और चौथी प्रोसेस आपकी ये रहेगी कि आप टिक कैसे करोगे, वो वाली समझ में अभी विकसित कर रही है प्रेजेंट में। आप उस समझ को विकसित करने में अपनी हेल्प करिए और अपना साथ बनाए रखिए, और हमको भी फीडबैक अच्छा मिलता रहे तो हम आपके लिए अच्छा कंटेंट, बेहतरीन कंटेंट लाने का पूरा प्रयास करते रहेंगे। तो आगे चलिए, इसका आंसर डी कैसे हुआ ये समझिए। इसलिए हुआ, पहला आप क्वेश्चन पढ़ोगे जीन पियाजे के अनुसार, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, उन्होंने एक स्कीम नाम का कुछ कंसेप्ट दिया था। स्कीम समझाया है मैंने पिछले वीडियो में। तो स्कीम अगर आपको नहीं पता है, मेरा वीडियो वो वाला कौन सा था तो निकालिए, जीन पियाजे थ्योरी बाय समृद्धि सिंह। ठीक है, आ जाएगा। निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन, जो आपको नई जानकारी मिली है उसमें संशोधन करना है, मैंने पहले ही बताया, उसको समायोजन बोलते हैं। तथा जानकारी के आधार पर पुरानी योजना में संशोधन क्या होगा, समावेशन। ठीक है, समावेशन और समायोजन में अंतर क्या है। समावेशन होता है बच्चों जो आपका मतलब पुरानी योजना, पहले आपको पता था कोई जानकारी, मान लीजिए आपको पता था कि ऐसा होता है, लेकिन आप बाद में आपको पता चला नहीं, मेरे को गलत जानकारी, इंफॉर्मेशन मिली थी, ऐसा नहीं होता बल्कि ऐसा होता है। आपका दिमाग हिल गया। जिस बात से आपका दिमाग हिल जाए, फिर आप नई जानकारी को ऐड कर लो, वो आपका हो जाएगा समावेशन। आपने समावेशन कर लिया, जबकि नवीन जानकारी में संशोधन, जैसे नई जानकारी आपको मिली है उसमें आपने संशोधन कर लिया, वो आपका समायोजन हो जाएगा। कि मतलब एकदम प्रूव्ड कर लिया, ये बात ठीक है, उसको समायोजन बोलते हैं। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन अपन ने देखे अभी, और इसमें हमारा कंसेप्ट ये रहा कि हम समझ कैसे विकसित करनी है। हमारा वीडियो इसीलिए महत्वपूर्ण है क्यों आपको समझ विकसित करानी है। प्रैक्टिस सेट आपको लगाने चाहिए। आप कम से कम 2011 से लेकर के 2020 तक के सारे प्रैक्टिस सेट लगाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतने महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जितने आप कभी भी किसी बड़ी चीज को तोड़ना हो तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लीजिए। ये मैं फिर से कह रही हूँ, तो आपका काम हो जाएगा। आपको घबराना नहीं चाहिए, किसी विकट परिस्थिति में भी आपको घबराना नहीं चाहिए। घबराने से काम बिगड़ते हैं, ना कि संवरते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले तो अभी बहुत टाइम है, आप घबराइए मत। 28 डेट आने में भी टाइम है। आज कितना डेट हुआ बच्चों? तो आज आपका
16 तारीख है, तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। उसके साथ आपको कार्य पे लगे रहना है। किसी भी नई चीज़ को तोड़ना हो तो उसकी पुरानी जानकारी हमको होना चाहिए, ज़रूरी है। तो उसको पुरानी जानकारी ले लीजिए आप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लीजिए, आपका काम हो जाएगा।